काल भैरव का उपासक, महादेव का साधक और भैरव बाबा के वाहन यानी कुत्तों के प्रति अटूट प्रेम। लेकिन आस्था के पथ पर चलने वाला हिंसा के मार्ग पर कैसे निकल पड़ा, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी की। अटैक से जुड़ी कहानी का जो सच सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और कई नई थ्योरी भी पैदा कर दी है। क्या खिमजी को स्वप्न में यानी सपने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का आदेश मिला था, या महादेव के नाम के पीछे वो कोई गहरा मकसद छिपाने की कोशिश कर रहा है? जरा समझते हैं खिमजी, काल भैरव और काले स्वप्न की ये कहानी। 18 अगस्त उज्जैन। बाबा काल भैरव के दरबार में खिमजी की साधना शुरू हुई तो शायद स्वयं महादेव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि भक्ति के नाम पर ये खिमजी की साजिश को अंजाम देने वाला है। 17 अगस्त को खिमजी राजकोट से उज्जैन के लिए निकला था। 18 अगस्त को उसने काल भैरव और महाकाल के दर्शन किए। 19 अगस्त को दिल्ली पहुंचा, जहां साजिश को अंजाम देने वाला था। आगे की कहानी किसी से छिपी नहीं है और यही अटैक की पहली थ्योरी है, जिसके मुताबिक खिमजी काल भैरव का साधक है, इसीलिए उसे कुत्तों से प्रेम है। कुछ लोगों ने खिमजी के हवाले से दावा किया कि उसने स्वप्न में शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ देखा। उसी सपने के बाद उसने कुत्तों के लिए लड़ाई शुरू की। हालांकि खिमजी की काल्पनिक कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन डॉग लवर्स की लड़ाई पर अगर आस्था का रंग चढ़ गया तो यकीन मानिए कहानी लंबी चलेगी। हमलावर राजेश खिमजी सिर्फ काल भैरव का उपासक ही नहीं बल्कि अटूट हनुमान भक्त होने का भी दावा कर रहा है और इसीलिए वो जितना प्रेम कुत्तों से करता है उतना ही लगाव उसे बंदरों से भी है। यही वजह है कि इससे पहले वो बंदरों के लिए प्रदर्शन करने गुजरात से उत्तर प्रदेश गया था। उनकी सुरक्षा के लिए अनशन किया था, यानी पशु प्रेमी ये कह सकते हैं। लेकिन पशुओं से प्रेम करते करते इंसानियत भूल बैठा और एक महिला मुख्यमंत्री पर हमले की गलती कर बैठा। इस हमले का अयोध्या कनेक्शन क्या है, जरा वो भी समझिए। करूँ છું મારો છોકરો જે કર્યું પશુ માટે કર્યું છે, હવે તમને વિનંતી કરું છું મારા દીકરાને છોડી દેજો। कुत्ते को खिलाता है बस, ऐसा ही स्वभाव है। ये बयान इस बात की तस्दीक है कि राजेश खिमजी सिर्फ कुत्तों से नहीं बल्कि गाय और बंदरों से भी प्रेम करता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो मई 2025 में अयोध्या आया था और बंदरों की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन किया था, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बंदरों को मंदिर प्रांगण से हटाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेश का कहना है कि वह अक्सर अयोध्या आता जाता रहता था। साथ ही वो गुजरात के राजकोट में भी जानवरों के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ एक, अगर राजेश सचमुच पशु प्रेमी था तो इंसानों पर अटैक क्यों? क्या पशु प्रेम के बहाने किसी साजिश को छिपा रहा है खिमजी? क्योंकि बेजुबानों से प्यार करने वाला कभी इतना हिंसक कैसे हो सकता है? ये ना तो पुलिस के गले उतर रहा है और ना ही सुनने वालों के। खैर, बात खिमजी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी की है। बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अब उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के चारों तरफ अब 22 स्पेशल कमांडोज का घेरा होगा। ये सुरक्षा सीआरपीएफ संभालेगी, जबकि सिक्योरिटी का बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के जवान संभालेंगे। यानी अब मुख्यमंत्री रेखा तक पहुंचा या दोबारा ऐसा हमला होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इतना ही नहीं, अब उनके आवास की सुरक्षा भी अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। इसके साथ ही सीएम के आवास के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उनके घर की रेकी की गई और पूरी प्लानिंग के साथ राजेश खिमजी ने अटैक किया, जरा सोचिए कोई दूसरी साजिश होती तो अंजाम क्या होता। सीसीटीवी कैमरे हैं, वो जो गेट है सीएम का बंगलो है, सरकारी आवास है, वहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद सीआरपीएफ के लगभग 22 से 30 कमांडो हर वक्त तैनात रहेंगे। ये कमांडो मुख्यमंत्री की हर गतिविधि और हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जांच भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है, जबकि आईबी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं ताकि साजिश का पता चल सके। दिल्ली पुलिस की टीमें उन जगहों पर जा रही हैं जहां जहां आरोपी दिल्ली में गया था, जबकि फोन से डिलीट डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है, यानी वक्त रहते ये पता चल सके कि खतरा टल चुका है या साजिश के पहलू कुछ और भी हैं। महाराष्ट्र के सियासी चैप्टर में विवादों की फहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही है। पहले तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने पर तलकी, तो अब स्कूल के सिलेबस में भगवान वराह की कथा को शामिल करने की डिमांड, जिस पर फिर से सियासत गरमाने लगी है। दरअसल इसकी शुरुआत मंत्री नितेश राणे की उस चिट्ठी से हुई जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम लिखा और सीधे तौर पर उन्होंने हर साल 25 अगस्त को महाराष्ट्र में वराह जयंती की मांग कर दी। उन्होंने सिर्फ मांग ही नहीं की बल्कि ये भी बताया आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने सीएम के नाम लेटर में लिखा, वराहदेव हिंदू धर्म के 10 अवतारों में से एक हैं। वराहदेव इस ब्रह्मांड के पालनहार और रक्षक हैं।
इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। साथ ही उन्हें ये भी कहा, हिंदुत्व की सरकार में वराह जयंती जरूरी है। हमारी सरकार हिंदुत्ववादी सोच की है। हमको इस साल वराह जयंती जो 25 अगस्त को अभी आ रही है, उसको बहुत बड़े तरीके से धूमधाम से मनाना चाहिए। वहीं नितेश राणे की इस चिट्ठी पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। वो छोटा सा आदमी है वो, और उसको एक टास्क दिया गया है कि तुम मुसलमान के अगेंस्ट में बात कर। बोलता हूँ कि बुरे काम से आप फेमस होना चाहते हो, कभी अच्छा काम करके देखो, उससे भी फेमस होया जा सकता है। यानी नितेश राणे ने जो मुद्दा उठाया है, अब उस पर खास धर्म के लोग भड़क चुके हैं। बिहार के सियासी बैटल ग्राउंड में अब अखिलेश यादव की भी एंट्री होने जा रही है। यहां अब 2 लड़कों की जोड़ी नहीं बल्कि 3 की तिकड़ी से खेल पलटने का खेल शुरू हो चुका है। अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे और चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष की लड़ाई को धार देंगे। इसकी शुरुआत सीतामढ़ी से होगी, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव को यकीन है, जिस तरह यूपी के लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी को जबरदस्त समर्थन मिल चुका है, कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर वो बिहार में पीडीए का झंडा बुलंद करेंगे और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। वोट छोड़, गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाज ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश के बीच अखिलेश यादव ने सीतामढ़ी ही क्यों चुना? इसके पीछे यहाँ का जातीय समीकरण है। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। यादव वोटर निर्णायक भूमिका में है, हालांकि ब्राह्मण और राजपूतों का भी दबदबा है। ऐसे में सीतामढ़ी सीट किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की उन तमाम सीटों पर नजर है जहां जेडीयू और बीजेपी के वोटरों में सेंधमारी हो सके, और राहुल गांधी के साथ अखिलेश तेजस्वी की रैली कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। तिलक टोपी की बात करने वाले नीतीश कुमार अब उसी टोपी को पहनने से इनकार कर रहे हैं जिसे बिहार में वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। मौका अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम का था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री टोपी पहनने से इनकार कर दिए। और जो टोपी नीतीश कुमार को पहनाई जानी थी, उसे वापस नीतीश कुमार ने जमा खान को पहना दिया। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी अपनी सेक्युलर छवि को बचाकर चलते रहे। कभी वो कहते थे कि टीका भी लगाना होगा और टोपी भी पहननी होगी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने टोपी खुद न पहनकर जमा खान को पहना दिया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या नीतीश ने टोपी से दूरी बनाई है? टोपी नहीं पहनने के पीछे की वजह क्या है? चुनाव से पहले बैलेंस पॉलिटिक्स या कुछ और? क्योंकि वायरल हो रहे इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो इसमें नजर आ रहा है कि मंत्री जमा खान नीतीश कुमार को टोपी पहनाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, नीतीश उनका दोनों हाथ पकड़कर टोपी ले लेते हैं और उसे जमा खान को पहना देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से अपनी इन हरकतों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के इस वीडियो पर सियासी बाजार गर्म हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने आज जमकर हंगामा किया। बकाया वेतन न मिलने पर पर्चे तक लहराए। मदरसा शिक्षक नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन मदरसा शिक्षकों को पहले ही रोक दिया, जिसके बाद वहां टीचरों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मदरसा शिक्षक बकाया वेतन को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को रोक दिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि मदरसों को लेकर घोषणा होनी थी, लेकिन सीएम ने मुस्लिमों के लिए कोई घोषणा नहीं की। मुसलमानों के साथ इंसाफ है, खिलवाड़ हो रहा है, सियासी आदमी जब बना रहा है, आज कैबिनेट होना था। भारी विरोध को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार स्टेज के पास आ गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों से ज्ञापन लिया, जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मर्दाना इमामबाड़ा को नगर निगम ने अल्टीमेटम देते हुए खाली करने का आदेश दिया है। दावा किया गया है कि दुर्गा कुंड मंदिर के अवैध कब्जा कर मर्दाना इमामबाड़े का निर्माण किया गया था। वहीं हिंदू पक्ष ने अब आरोप लगाया है कि जिस जगह पर इमामबाड़ा बना हुआ है वहां पहले कुआं था, जिसे पाट कर अवैध कब्जा कर लिया गया था और अब इमामबाड़ा वर्सेस दुर्गा कुंड काशी में एक नया युद्ध छिड़ गया है, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर के पास नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। नगर निगम ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मर्दाना इमामबाड़ा से जुड़े सभी कागजात दिखाने का आदेश दिया था। उसी के जरिए हमने अब सारे कागजात दे दिए हैं नगर निगम को, एडीएम सिटी को और डीएम को अवगत करा दिया है।
वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि मर्दाना इमामबाड़े का निर्माण साल 1990 के बाद किया गया था, जबकि मूल इमामबाड़ा वहां से कुछ दूरी पर है। कि पहले ये पूरा खोला हुआ था, पूरा मैदान था, यात्री आते रहे, कुआं था, अंदर बांट दिया गया उसको, लोग पानी पीते रहे, अपना यहाँ विश्राम करते रहे, तो धीरे धीरे इन्होंने उसको घेरना शुरू कर दिया। नगर निगम की ओर से शहर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। दावा किया गया कि दुर्गा कुंड मंदिर के पास बना मर्दाना इमामबाड़ा वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिलहाल देखना ये होगा कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार में विवादित इमामबाड़े पर प्रशासन ने देर रात करीब 2 बजे कब्जा कर लिया। कोर्ट के आदेश के बाद इसे पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इमामबाड़े पर लंबे समय से ताजिया कमेटी का कब्जा था और यहां ताजियों के निर्माण का काम होता रहा है। कार्रवाई के दौरान नया लोहे का गेट लगाया गया और उस पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया और नोटिस चस्पाकर इसे पीडब्ल्यूडी विभाग की संपत्ति घोषित कर दिया। देर रात हुए कार्रवाई के दौरान इमामबाड़ा परिसर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती रही। जिला कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे। 14 जुलाई को एसडीएम कोर्ट ने ताजिया कमेटी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर भवन खाली करने का आदेश दिया था। कमेटी ने आदेश को हाई कोर्ट और इंदौर के न्यायालय में भी चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने देर रात भवन का कब्जा लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। आपने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के पूजा पंडालों पर हमले की खबरें तो खूब सुनी होंगी, देखी होंगी, जबकि यूपी ऐसा हो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बरेली में एक जागरण पंडाल पर न सिर्फ हमला हुआ बल्कि प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, भक्तों पर हमला हुआ और कट्टरपंथियों ने सनातन आस्था पर चोट करने के लिए खाटू श्याम की प्रतिमा तक को तोड़ दिया। ऐसे में आरोप बरेली के एक हिंदू परिवार ने लगाए। सनातन के दुश्मनों का ये उपद्रव उस यूपी में हो रहा है जहां योगी की सरकार है। कट्टरपंथियों के फौज को ये पसंद नहीं आया कि उनके पड़ोस में रहने वाले हिंदू भजन कीर्तन करे। बस फिर क्या था, लाठी डंडों से हमला कर दिया जैसे यूपी नहीं पश्चिम बंगाल हो। हसन और फैजान ये आए और ये सब पंडाल तोड़ा, सब तस्वीरें तोड़ दी खाटू श्याम महाराज जी की। जागरण के मंच पर हसन फैजान जैसे कट्टरपंथियों ने न सिर्फ खाटू श्याम की तस्वीर तोड़ी, पंडाल फाड़कर सनातन भावनाओं को सीधे चुनौती दी। उनसे झड़प हुई, उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दृश्य भयावह था। पंडाल बिखरा पड़ा और महिलाओं पर हमला, लेकिन खबर मिलते ही योगी फोर्स एक्टिव हो गई। जल्द ही कट्टरपंथियों का इलाज यूपी स्टाइल में होगा। भोपाल में ड्रग्स के जरिए धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मछली गैंग को आखिर में मोहन यादव सरकार ने जमींदोज कर ही दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रग तस्करी समेत कई मामलों के आरोपी यासीन और शाहवार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई और उनका करोड़ों का व्हाइट हाउस पल भर में ही मलबे में तब्दील हो गया। 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ निगम की टीम जब यहां पहुंची तो मछली परिवार की रूह कांप उठी। प्रशासन का पीला पंजा इस अवैध निर्माण पर चलता रहा। दीवारें दरकने लगी, मेहराब और पिलर टूटने लगे और फिर देखते ही देखते पूरी इमारत खाक में मिल गई। धर्मांतरण और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले इस परिवार ने पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर देखते ही देखते 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। 30 से ज्यादा कमरों वाली इस मकान की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन धर्मांतरण मामले में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने इस गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवार मछली के परिवार की 22 करोड़ की 3 मंजिला कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया। माफिया के इसी महल में एक एक्सटॉर्शन रूम भी था जिसमें हिंदू लड़कियों को ड्रग्स का शिकार बनाकर धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया जाता, जिसे मोहन सरकार के बुलडोजरों ने मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके लाया जाता था, उन्हें कलमा पढ़वाया जाता था और उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज किया जाता था। इस आलीशान कोठी को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था, जिसमें एक एक्सटॉर्शन रूम था। लीजिए, आपको बहुत सारे गैजेट्स नजर आएंगे। कहा जा रहा है यहीं पर एक्सटॉर्शन रूम था। आरोप है कि यहाँ पर हिंदू लड़कियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर माफिया कैद करके रखता था और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। इससे पहले डी गैंग की करीब 150 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां ध्वस्त की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन ने करीब 20 अवैध दुकानों और घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिससे ईदगाह से लेकर तहसील तिराहे के करीब 85 मीटर के दायरे में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 7 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन से कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
नगरपालिका परिषद ने भिलगा के ईदगाह तिराहे के पास मस्जिद के आसपास लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनी अवैध दुकानों और मकानों को हटा दिया। प्रशासन ने मंगलवार शाम को सभी दुकान और मकान मालिकों को जगह खाली करने को कहा था। सभी लोगों ने अपनी दुकानें और घर खाली कर दिए थे, जिसके बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन का कहना है कि लोगों को नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों से संपत्ति के दस्तावेज मांगे गए। जांच में पाया गया कि सभी निर्माण अवैध थे। इसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस बार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपराध के खिलाफ बुलडोजर चला है, जहां प्रशासन ने बीजेपी नेता का घर गिराने वाले आरोपी के अवैध मकान को मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीर आजमगढ़ की, जहां प्रशासन ने दबंग के अड्डे को मटियामेट कर दिया। आरोप है कि जिस शख्स का मकान गिराया गया उसने हाल ही में बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था। घटना श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शाम की है। आरोपी जियाउद्दीन ने दबंगई दिखाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता ओंकार गौड़ का घर तोड़ दिया, ट्रैक्टर से हमला किया और मारपीट भी की। इसके बाद बीजेपी नेता ने पुलिस प्रशासन की शिकायत की और अब जियाउद्दीन के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकान अवैध था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। साथ ही एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की गई और आसपास के इलाकों में भी सख्त निगरानी रखी गई ताकि बुलडोजर एक्शन का विरोध न हो सके। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और अवैध अतिक्रमण को लेकर जम्मू कश्मीर की उमर सरकार भी अब गंभीर नजर आ रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर जम्मू में अवैध निर्माण पर जेडीए ने कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी आशंका प्रशासन को पहले से ही थी। इसीलिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ टीम यहाँ पहुंची थी। सिदड़ा इलाके में अवैध निर्माण करने वालों ने सालों से रहने की दलील दी और प्रशासन से कार्रवाई न करने की गुहार लगाने लगे। रिवारों के लोग बुलडोजर के आगे लेटकर विरोध जताने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहां से हटाया। जिसके बाद पीले पंजे ने सरकारी जमीन पर कब्जा कराए गए अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। उत्तराखंड के नैनीताल गोलीकांड के फरार आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। तीनों आरोपियों को फिल्मी अंदाज में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया गया है। मौके की रेकी पहले से ही की जा चुकी थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी मेन मार्केट में दिखाई दे सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। तीनों आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी पिस्टल निकालकर उसे काबू में करने लगे। जानकारी के मुताबिक आरोपी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे थे, तभी पुलिस ने अचानक घेराबंदी कर दी। कुछ देर के लिए बाजार में हड़कंप मच गया और पिस्टल की नोक पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को उत्तराखंड लाया गया, जहां उससे आगे की पूछताछ होगी। पुलिस के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि बदमाश यूपी में है, जिसके बाद उनका लोकेशन ट्रेस किया गया और फिर लखीमपुर खीरी के भीरा मार्केट में उन्हें दबोच लिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर किया गया भांग का श्रृंगार आज अचानक टूटकर नीचे गिर गया और इसके बाद कुछ ज्योतिषाचार्य इसे अप्राकृतिक घटना का संकेत कह रहे हैं, तो धर्म के ज्ञाता भांग को खुद महाकाल की ओर से त्यागने की बात सामने रख रहे हैं। क्योंकि श्रृंगार करते दौरान अचानक भांग का मुखौटा गिर गया। ये घटना उस वक्त हुई जब बाबा महाकाल के शिवलिंग पर जब पुजारी भांग से श्रृंगार कर रहे थे, तभी मुखौटा टूटकर गिर गया। हालांकि बाद में पुजारियों ने तुरंत दोबारा भांग का श्रृंगार किया। इस घटना के बाद ज्योतिषाचार्य और धर्म के ज्ञाताओं के खिलाफ जंग छिड़ गई। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो, ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यहाँ के पंडित पुजारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि भांग का श्रृंगार उचित नहीं है। वही माना जा रहा है कि शिवलिंग पर ज्यादा भांग लगाए जाने की वजह से मुखौटा गिरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। 3 दिन के रूस दौरे पर हैं विदेश मंत्री। ये तस्वीर आप देखिए, एस जयशंकर के साथ व्लादिमीर पुतिन। विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि तेल के ऊपर 5% एक्स्ट्रा टैरिफ रिबेट देने की बात अमेरिका ने की है और जिस तरीके से अमेरिका वहां से दबाव बनाए हुआ है टैरिफ वॉर को लेकर, उसको देखते हुए ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। एस जयशंकर विदेश मंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करते हुए।
गुजरात में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें हो, मकान हो, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं और अगर निकले तो फिर सैलाब में फंस जाएंगे, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि गुजरात के पोरबंदर, भनवाड़, कल्याणपुर, द्वारका, जूनागढ़ और अमरेली के कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि बाइकें उस सैलाब में बंद पड़ गईं। गुजरात के द्वारका का भी ऐसा हाल देखने को मिला। वहां भारी बारिश से द्वारका जिले का रावल गांव बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे वहां मौजूद सैकड़ों घर सैलाब में समा गए। गुजरात के तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जूनागढ़ जिले में 12 घंटों में 331 मिलीमीटर बारिश हुई। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। भारी बारिश को देखते हुए गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में मानसूनी बारिश का एक और जारी किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर द्वारका क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। द्वारका पूरी तो पानी के अंदर ही है और अब पूरी द्वारका ही बारिश के पानी में डूब गई है, क्योंकि यहाँ महज 24 घंटे में 11 इंच तक बारिश हुई है, जिसके बाद यहाँ के हालात एकदम से बेकाबू हो गए, जिसे देखते हुए आपदा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। लोग अपने घरों में फंस गए हैं और मदद पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कई इमरजेंसी सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इलाके में मौजूद नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। ऐसे में गाड़ियों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद हो गया है। पुलों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। नेशनल हाईवे पर इक्का दुक्का लोग जान जोखिम में डाल जरूर बाइक का इस्तेमाल करते नजर आए, जिन्हें प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी दी जा रही है। एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी कर रही है, जिसमें कैद हुई है बाढ़ की भयावह तस्वीरें। गुजरात के द्वारका में आसमानी आफत से जबरदस्त तबाही मची है। तेज बहाव, उफनती नदियां और उसमें फंसी एक महिला। इसी तस्वीर बेहद डराने वाली है। तेज रफ्तार से बहता पानी और उसी में फंसी एक जिंदगी। ये तस्वीर द्वारका के भनवाड़ इलाके की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। तभी एक महिला सड़क पार कर रही थी और अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में वो पानी के बीच जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बिना वक्त गवाए राहत कार्य शुरू किया। कई लोगों ने मिलकर महिला को पकड़ने की कोशिश की और आखिरकार हिम्मत और सूझबूझ से उसे बहाव से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से द्वारका में हालात बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले सब खतरे के निशान से ऊपर है और हर रोज कोई न कोई सैलाब की चपेट में आ रहा है। गुजरात के अमरेली से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ के तेज बहाव में एक टाइगर फंस गया। हालांकि रेस्क्यू की नौबत आती इससे पहले ही टाइगर ने अपनी जान खुद बचा ली। लेकिन टाइगर के लिए ये मंजर किसी शिकारी की कैद में फंसे शिकार जैसा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाढ़ के पानी के बीच टाइगर खुद को बचाने के लिए मशक्कत करता है। पानी की तेज धारा उसे एक जगह से दूसरी जगह धकेल रही थी, लेकिन टाइगर ने हिम्मत नहीं हारी। खतरनाक लहरों के बीच भी टाइगर ऐसा डटा रहा जैसे उसे लहरों का कोई खौफ ही ना हो। बताया जा रहा है कि अमरेली में हाल ही में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जंगल से सटे इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इसी दौरान एक टाइगर पानी में फंस गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसी वजह से यहां से गुजर रहा एक शख्स सैलाब में बह गया। ये घटना उस वक्त घटी जब वो शख्स जान दांव पर लगाकर नदी पार कर रहा था। तभी लहरों का जोरदार झोंका आया और शख्स सैलाब में बहने लगा। गढ़चिरौली से जो वीडियो सामने आया उसमें नदी उफान पर बहती दिखाई दी, जिसमें एक शख्स फंसा नजर आया। शख्स नदी पार करने के लिए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वो खड़ा हुआ और नदी पार करने की कोशिश करने लगा। तभी लहरों का एक जोरदार झोंका आया जो अपने साथ उस शख्स को बहा ले गया। इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ दूरी तक बहने के बाद वो एक पेड़ में फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में झील टूटी है। बड़ी खबर इस समय की चंद्रपुर जिले के नागभीड़ झील के फटने से हजारों हेक्टेयर
कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। पीड़ित किसानों ने अब शिकायत की है। घटिया निर्माण की शिकायत की गई है। झील टूटने से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, झील टूटने से खेतों के अंदर पानी घुस गया है। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। महीनों की मेहनत होती है तब कोई फसल किसान उगा पाता है, और ये झील की दीवार टूटने से खेतों में पानी भर गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों ने अब इसकी शिकायत की है। ये चंद्रपुर महाराष्ट्र से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के चलते मोरनी इलाके में नाले उफान पर हैं। यहाँ के छात्रों के लिए स्कूल जाना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। छात्रों को रोजाना सैलाब से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चों की जिंदगी हर रोज इसी तरह दांव पर लग रही है। मोरनी के अंबुआ गांव से हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। तेज बहाव में कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं और छात्रों को नाला पार करा रहे हैं। नाला भयंकर उफान पर है, लेकिन न तो प्रशासन की कोई व्यवस्था है और न ही कोई पुल। हर दिन यही रास्ता इन बच्चों का स्कूल पहुंचने का जरिया है। जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की लापरवाही और बुनियादी ढांचे की कमी बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है। सवाल ये है, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तरकाशी में हालात बेहद चिंताजनक हैं। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है, जिसकी वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं और चारधाम यात्रा भी बाधित हो गई है। जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़क वाहनों से खचाखच भरी है कि तभी अचानक पहाड़ी दरकती है और पेड़ मलबे के साथ सीधे सड़क पर आकर गिरते हैं। इसी तस्वीर को दूसरे एंगल से भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिरते नजर आता है। धरासू और सोनगाड़ के पास मलबा आने से गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे भी कुतनौर और नारद चट्टी के पास बंद पड़ा है। जिले में करीब 50 से अधिक लिंक मोटर मार्ग भी बंद हो चुके हैं, जिससे आवागम ठप पड़ गया है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला इस समय जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गांव दर गांव डूबते जा रहे हैं और लोग जान बचाकर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। गांव वालों का सामना जब सैलाब से हुआ तो एक महिला तेज बहाव में बहने लगी। कुछ सेकंड की देर और जिंदगी मौत में बदल सकती थी। तभी एक शख्स तेजी से महिला की ओर लपका और उसे बहने से रोक लिया। खंडवा की तस्वीर इस वक्त बेहद डरावनी है। पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। घर मकान सब डूब चुके हैं और गांव वाले किसी तरह सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली से तो कुछ पैदल ही सैलाब से बचने के लिए गांव छोड़कर जाने को मजबूर हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इस आफत से निपटने के लिए अब तक प्रशासन की मदद नहीं मिली है। राजस्थान के जोधपुर में झमाझम बारिश के बाद हालात काफी खराब हैं। शहर की गलियों में पानी नजर आ रहा है। रास्ते पानी से पूरी तरह भर गए हैं और लोग बीच मझधार में फंसे हुए हैं। और कई जगहों पर तेज बहाव में कुछ लोग बहते भी नजर आए। अब इसी तस्वीर में देखिए, एक बच्चा तेजी से पानी के तेज बहाव में बहता दिख रहा है। वो बार बार खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज है कि मानो सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तबाही की हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें भी आई, जिसमें एक ऑटो पानी की गिरफ्त में आ गया। ऑटो पर कुछ लोग भी सवार थे जो वक्त रहते बाहर निकल गए, तो वहीं एक स्कूली बच्चा लहरों से बचने की कोशिश करता नजर आया। जोधपुर में झमाझम बारिश के बाद हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। सड़कें लबालब भर चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है और गलियों में समुद्र की लहरें चल रही हैं। राजस्थान के बारां में ड्राइवर ने उफनते नाले में कार को ही कुदा दिया और गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना जान भी जा सकती थी क्योंकि नाला कई मीटर गहरा था, जिसमें पूरी कार पलक झपकते ही समा गई। बारां से जो वीडियो सामने आया उसमें उफान पर नाला बहता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक कार डूबी हुई नजर आई। इस घटना से वहां पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।
बताया गया कि भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर आया था, जिससे ड्राइवर पानी का अंदाजा नहीं लगा सका और उसकी कार नाले में जा गिरी, जो करीब 200 मीटर बहती चली गई। कार को बहता देख वहां कई लोग पहुंच गए, जिसके बाद ड्राइवर को निकालने का काम और तेज हो गया। गनीमत की बात यह रही कि ड्राइवर वक्त से पहले कार से निकल लिया, वरना वो भी सैलाब में समा जाता। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना दोनों नदियां रौद्र रूप में हैं। कानपुर से लेकर मथुरा तक तबाही का मंजर है। कानपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, खेती बर्बाद हो गई है, लोग बेघर हो गए हैं। तो वहीं कान्हा की नगरी मथुरा में भी अब बाढ़ का खतरा काफी गहरा गया है। कानपुर में गंगा ने भारी तबाही मचाई है। गंगा बैराज पर जलस्तर 114.75 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में खड़ी धान और दूसरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। गांव में फार्म हाउस, लोगों के घर, मंदिर सब पानी पानी हो गए। इंसान के साथ साथ बेजुबान भी मौसम की मार झेलने को मजबूर है। उधर मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी खादिर इलाकों में घुस चुका है, घुटनों तक पानी भरा है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। गंगा और यमुना का ये रौद्र रूप सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बन चुका है। राहत और बचाव के बीच लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मैक्सिको के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहाँ के पश्चिम राज्यों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से बाढ़ जैसे हालात यहाँ पैदा हो गए हैं, जिसमें बहती दिखी कारें और कई दूसरे वाहन। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से जल का ऐसा जलजला आया कि गाड़ी चलाना भारी पड़ने लगा और फिर देखते ही देखते कारें जल समाधि लेने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कारें पानी में नाव की तरह तैरने लगी। गाड़ियों से नियंत्रण खोता देख कार सवारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ये नजारा है मैक्सिको के जालिस्को की राजधानी ग्वाडलजारा का, जहाँ की हर गली हर सड़क पर पानी का कब्जा है। हालांकि कुछ लोग इस पानी में भी चलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जल्द ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि पानी में डूबकर गाड़ियों के इंजन बंद होने लगे। कई छोटी कारें तो बहते हुए एक सड़क के किनारे जमा हो गईं। तो कुछ ने हालत की नजाकत को समझते हुए अपनी गाड़ियों को ऊंचाई वाली जगहों पर पार्क कर किसी तरह खुद को सुरक्षित किया। महाराष्ट्र के पालघर में एक ऑटो ड्राइवर की लापरवाही ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। पुल के बीचों बीच सैलाब में ऑटो फंस गया। उफान में डूबे पुल में फंसे ऑटो को स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से धक्का मारकर बाहर निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में बारिश और बाढ़ के बीच फंसी ऑटो रिक्शा को लोग धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि कोई भी इस रास्ते से न गुजरे, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने जान जोखिम में डालते हुए सवारियों समेत उफनते पुल से निकलने की कोशिश की और बीच मझदार ऑटो बंद पड़ गया। तेज लहरों ने ऑटो को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बहाव में ऑटो फंस गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए। जान हथेली पर रखकर कई लोगों ने ऑटो को रोका और सवारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर ऑटो को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रशासन की चेतावनी थी तब ऐसी लापरवाही क्यों हुई? कुछ मिनटों की जल्दी क्या किसी की जान से ज्यादा कीमती है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपको अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 याद आ जाएगी। फर्क बस इतना है कि यहाँ जो पकड़े गए हैं वो फिल्म नहीं बल्कि असली ठग है। और संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 26 ठग। इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर कॉल सेंटर से ठगी का धंधा चलाने वाले इस गैंग को पुलिस ने रडार पर लिया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये लोग ये करते थे कि हम ये डीमैट अकाउंट खुलवाने के काम करते। अधिकतर दक्षिण भारत के लोगों को टारगेट किया और पश्चिम भारत के लोगों को टारगेट किया। इस फर्जी कॉल सेंटर में हाईफाई दफ्तर, मॉडर्न कंप्यूटर, कॉलिंग सिस्टम, सब कुछ ऐसा जैसे किसी बड़ी एमएनसी का दफ्तर हो। पुलिस ने छापा मारा तो ठगी के 27 मामलों में इन कॉल सेंटरों के शामिल होने का पता चला। मौके से 20 लाख रुपए, 57 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी मदद से ठग लोगों को झांसा देकर लाखों का चूना लगाया करते थे। अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी के वाराणसी में अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हत्या के वक्त की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को गोली मार दी। फुटेज में बाइक सवार शख्स नजर आ रहा है। सामने से महिला चलकर आ रही है, तभी बदमाश उनके पास से गुजरते हुए फायरिंग करने लगते हैं। गोली शख्स के सिर पर लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्हें जगह और समय पहले से पता था और हुआ भी कुछ वैसा ही। जैसे ही शख्स घर से निकलकर बाजार की तरफ से जाने लगा, उसके पीछे आ रहे बदमाशों ने सुनसान इलाका देखकर फायरिंग शुरू कर दी और उनका निशाना भी किसी शार्प शूटर की तरह था।
घटना के बाद वहां से गुजर रही महिला फौरन उसके पास गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आशीष यादव नाम का आरोपी बेकरी की आड़ में गांजे का धंधा कर रहा था और यही नहीं, गांजा खरीदने वालों को ये ऑफर भी देता था। पुलिस ने छापेमारी कर इस आरोपी को धर दबोचा है। साथ ही उसकी दुकान से 1.5 किलो गांजा और 3000 रुपए कैश भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेकरी की आड़ में गांजे की सप्लाई करता था। आरोपी आशीष यादव गांजा खरीदने वाले ग्राहकों को ऑफर भी देता था। 500 रुपए वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर पेस्ट्री और हॉट डॉग मुफ्त देता था। यही नहीं, 1000 रुपए वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर 100 रुपए का बेकरी आइटम फ्री देता था। मतलब गांजे का धंधा, ऊपर से ऑफर, जिससे ग्राहक खींचे चले आए। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने बेकरी की दुकान पर रेड मारकर आरोपी आशीष यादव को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो लंबे समय से गांजा की छोटी छोटी पुड़िया बेचता था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दरोगा की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। केराकत कोतवाली में पुलिस चौकी के पास एक दरोगा 2 युवकों को बीच बाजार थप्पड़ मारता है और गालियां देता है और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। चौकी प्रभारी के दादागिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें जौनपुर के केराकत कोतवाली के सरायबीरू कस्बा पुलिस चौकी के पास की है। वायरल वीडियो में दिख रहे कस्बा चौकी प्रभारी का नाम धनुषधारी पांडे है। पांडे जी ऑन ड्यूटी बीच बाजार 2 युवकों से दबंगई के साथ पेश आए और हाथ पकड़कर युवकों को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे लोग दहशत में आ गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि चौकी प्रभारी ने युवकों को गालियां भी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने दरोगा जी की दबंगई कैमरे में कैद कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना को लेकर काफी देर तक बाजार में हड़कंप मचा रहा। लोग दरोगा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मित्र पुलिस का दम भरने वाले यूपी पुलिस के आला अधिकारी क्या दरोगा की इस हरकत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबंगों ने पेट्रोल पंप पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर उनके बीच बहस हुई और ये पूरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें कुछ दबंग पेट्रोल पंप पर युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पेट्रोल पंप पर कुछ लोग बाइक में पेट्रोल भरवाते हुए नजर आए। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने पेट्रोल भरवा रहे युवक को घेर लिया, जिसके बाद दबंगों की बहस होने लगी। देखते ही देखते बात बढ़ गई। दबंगों ने युवक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान युवक ने बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने हेलमेट से हमला कर दिया और लगातार युवक पर हेलमेट से वार करता रहा। काफी देर तक दबंग बेरहमी से पिटते रहे और वहां मौजूद भीड़ खड़े होकर तमाशबीन बनी रही। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। दबंगों के हमले से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। सड़क हादसे की भीषण तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां जगदलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे हो गए और टक्कर के बाद कार सवार खाई में गिरने से बाल बाल बच गया। इस हादसे में साफ देखा जा सकता है, ट्रक काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे सरपिला घुमाव है, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई और पिकअप वैन के ठीक पीछे आ रही कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर नीचे उतरते हुए दिख रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। इस घटना का जिसने वीडियो बनाया, उसके मुताबिक इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से कार सवार को भारी नुकसान हो गया और गंभीर चोटें भी आई हैं। ऐसे में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।